जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 63 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 9 फरवरी 2021 को 3 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, 135 पेपर मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो 135 टेस्ट हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। कॉट ए प्लस बी डॉट कॉट ए माइनस बी बराबर 1 दे रखा है, तो हमें कॉट 2a अपॉन में 3 का मान बताना है। इसके लिए आपको एक सर्वसमीका पता होना चाहिए। सर्वसमीका इस प्रकार से होती है कि tan a और कॉट a का मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास में कितना आता है, 1 आता है। इज दैट क्लियर? या मैं इसको थीटा के रूप में लिखूं तो थीटा के रूप में भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि चलो मैं थीटा के रूप में लिख देता हूं, ए बी यहां पे है तो अपन इसको लिख सकते हैं tan थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर 1। एक ही बात है क्योंकि ए को हमने चेंज इसलिए किया है क्योंकि ए और बी पहले ही क्वेश्चन के अंदर है। अब tan को कॉट के रूप में चेंज करेंगे ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, और ये हमारे पास में कॉट थीटा है इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इज दैट क्लियर? ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। इसका मतलब इसकी RHS साइड बराबर है तो LHS साइड बराबर होगी, तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूं। कोट, एक मिनट रुकना भाई। अब देखो कॉट ये हमारे पास a प्लस बी और ये है कॉट a माइनस बी बराबर हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा और ये है कॉट थीटा। अब इसके कोणों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कोणों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो मेरे पास बनेगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री माइनस में थीटा है। ओके, और ये बनेगा a माइनस में b बराबर थीटा बन जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो a का मान कितना आएगा, 90 माइनस में 90/2 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। हमें मान किसका पूछा है, हमें मान पूछा है कॉट 2a का मान तो वैसे 90 है तो मैंने 90 रख दिया, बटे 3 करना है, तो ये आ जाएगा कॉट 90/3 30 डिग्री आएगा। और कॉट 30 का मान होता है tan 60 के मान के बराबर यानी √3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था। तो वो आपका राइट आंसर होगा मॉम, यानी MOM, जिसे अपन बोल सकते हैं मॉम बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी
कौन सी समीकरण सही होगी, तो मैं 2 नंबर ही उठा के देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे भाग को क्या लिखेगा अभी, भाग का मतलब है जोड़ना, और 12 प्लस का अर्थ क्या है अभी, भाग 6, और गुणा का अर्थ है घटाना 5, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा करना 2 बराबर में 12। अब देखो भी यहां से 6 कम 6, 6 2 12, 5 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद में ये 20 है, ये कितना है भी, ये यहाँ पे 20 है भी, 20 प्लस में 2 माइनस में 10। तो अब देखो भी कितना बचेगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 10 और 2 12, 12 बराबर 12 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का मान है, तीनों का योग कितना है, 8 है। अब b और c दोनों शून्य से बड़े धन पूर्णांक है, b और c है वो दोनों शून्य से बड़े हैं। अब एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो a का अधिकतम मान क्या हो सकता है, आपको यह बताना है। अब यहां पे देखो भी a का अधिकतम मान कब होगा, यानी b और c, a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 8 है, और यहां पे b और c दोनों शून्य से बड़े हैं। तो इसका मतलब b और c को मैं 1 मान लूं, यानी b को भी 1 मान लूं और c को भी 1 मान लूं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, और उसके बाद में ये टोटल कितना हो गया, b और c का मान कितना हो गया, 2 हो गया, बाकी तीनों का मान 8 है। तो यहाँ पे a का मान अधिकतम कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भाई एजेंडा 21, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, तो वो रियो शिखर सम्मेलन 1992, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखो भी 40 और 1 41, 41 और 1 42, 42 और 1 43, 43 और 1 44, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पूछा है, 2 सीरीज चल रही है इसमें, दूसरी सीरीज ये है भी इसमें 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग दोगे 16 आ गया। फिर इसके अंदर है वो आप 2 का भाग दे दो तो आपके पास में 8 आ जाएगा। फिर इसमें 1 का भाग दोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक सीरीज के अंदर तो 1 1 प्लस कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है। दूसरी सीरीज के अंदर 3 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 1 का भाग दिया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, उसमें से लड़के और लड़कियों का जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है वो 7:3 दे रखा है। यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है, अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास में कितना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 10 है। 10 बराबर में कितना आ गया, 500 आ गया। तो 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 350, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या 350 और लड़कियों की संख्या 150 हो जाएगी। उसके बाद में 120 लड़कियां और आ जाती है, तो 120 इसमें और जोड़ दो, तो 0 7 और 2, और ये कितनी है, 350 है। अब इसका रेशियो निकाल लो, 0 से 0 काट दो, तो ये 35:27 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपको बताना है भी यदि √2 साइन और यहां पे ब्रैकेट में 5x प्लस में 5 डिग्री बराबर में 45 tan 45 डिग्री दे रखा है, tan 45 का मान कितना होता है भी, 1 होता है। अब यहां पे देखो भी √2 और ये है आपके पास में साइन 5x माइनस में 5 डिग्री और बराबर में tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप करोगे तो भी ज्यादा बेटर रहेगा भी, ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से नहीं करोगे तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां पे 1 आना चाहिए बराबर में। अब यहां से ये जो आपका मान है ये गुणा के अंदर है, √2 क्या है, गुणा के अंदर, बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं मैं इसको, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 5x माइनस में 5 डिग्री बराबर में 1/√2।
अब आपको पता है भी साइन की टर्म में 1/√2 किसका मान होता है, साइन की टर्म में 1/√2 है वो साइन 45 का मान होता है। तो इसको मैं लिखूंगा साइन और 5x माइनस में 5 डिग्री बराबर में इसको लिख दूं मैं साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब यहां पे 45 डिग्री बराबर में ये है, ये आपका क्या है 5 है, यहां पे ये 5 माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा तो x का मान आपके पास में 10 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपको बताना है 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाए प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n और n माइनस में 1 n और n प्लस में 1 और उसके बाद में हो जाएगा आपके पास में 2n प्लस में 1 2n प्लस में 1 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। n का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 इंटू 19 और इंटू 18 2 36 और 1 37 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। 6 कम 6 और 6 3 18। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 19 3 57 57 इंटू 37 का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में आंसर आएगा 2109। अब 2109 आ गया, 2109 है वो 1 से लेकर के और आपका है वो 18 तक के संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। लेकिन आपको तो 3 से 18 चाहिए, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर है वो 4 होता है। तो ये आप 5 यानी 2109 में से 5 है वो माइनस करोगे तो आपके पास में 2104 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोने की अंगूठी को 19,125 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 15% की हानि होती है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15/100 आ जाएगा। 15/100 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3 और ये आ जाएगा आपके पास में 3/20, 3/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 क्या है क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। 3 क्या है यहाँ पे हानि हो रही है तो हानि को दर्शाएगा यानी लॉस, कहने का मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य है, 3 रुपए का लॉस हो गया तो यहाँ पे 17 में बेचेगा। लेकिन वो बोल रहा है 19,125 में बेचेगा, तो 17 का मान कितना दे दिया 19,125 दे दिया। तो 1 का मान ज्ञात कर लो, 1 बराबर क्या हो जाएगा तो 19,125 के अंदर है वो आपको भाग लगाना है 17 का, तो ये कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 1125, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा 1125 आ जाएगा। आपको चाहिए किसका मान, तो 20 का मान चाहिए, तो इंटू कर दो आप 20 से 20 यानी क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य है कितना 20 है, तो 20 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 22,500 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से असंगत बताना आपको। शेर दहाड़ता है, बिल्कुल सही बात है। पक्षी चहचहाते हैं, सही बात है। और सांप है वो फुंकारने का कार्य करता है। तो यहाँ पे कुत्ते हैं वो भौंकते हैं, भी कुत्ते क्या करता है भौंकता है, दरबा नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन है वो असंगत है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा कोलंबिया, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम बताना आपको। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा भी, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक नहीं होगा। यहां पे देखो भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल है वो चक्रीय संसाधन है भी। जल कैसा है, चक्रीय संसाधन है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करो। अब इकाई अंक ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखो भी 91 से लेकर के 99 तक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या है 95 आएगा, और 95 आते ही इसका यहाँ पे 5 आ गया, और 5 है वो किसी भी सम संख्या के साथ में अगर गुणा करेगा, 5 की सम संख्या के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा।
और 0 को फिर किसी भी संख्या से गुणा कर दो 0 ही रहेगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है जिसे अपन पीसी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर है, पॉम टॉम कंप्यूटर है ये भी पर्सनल कंप्यूटर है, और लैपटॉप है ये भी आपका पर्सनल कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर में नहीं आते। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी एक घोड़ा 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है और वह 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसे इस दूरी को 2.5 घंटे में तय करना है तो उसकी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं भी 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगा तो वो 3 घंटे में निश्चित दूरी कंप्लीट कर देगा। तो 3 घंटे में कितनी दूरी कंप्लीट करता है वो देख लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल इंटू समय, तो बराबर में दूरी आपके पास में कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर आ जाएगी। अब ये 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपको कितने घंटे में पार करना है, 2.5 घंटे में पार करना है। तो 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 25 से कम 25 और ये आपका क्या है 48 बार कट जाएगा, तो अब उसकी जो चाल होगी वो 48 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। 48 किलोमीटर पर घंटा आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में 1200 किलोमीटर है और समय आपके पास में 25 घंटा है, या फिर ये मान लो भी दूरी आपके पास में 120 किलोमीटर है, समय आपके पास में 2.5 घंटे है, तो आपके पास में जो चाल आएगी 48 किलोमीटर पर घंटा आएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो वो राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना, यानी राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। ये भारत सरकार अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है WECD। WCED का पूरा नाम आपको बताना है भी, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित, जिसे ब्रटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूरा रूप क्या है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे बताना है भी, जैसे कि S है 19 पे आता है, -1 कर दिया 18 हो गया, और P है 16 पे आता है, -2 कर दिया 14 पे आ गया। उसके बाद में I है वो 9 पे आता है और -1 कर दिया, यानी पहले क्या कर रहा है, ये -1 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है। तो यहाँ पे -1 करेगा 17, 17 में से 1 जाएगा तो 16, 16 पे आ जाएगा P, फिर -2 करेगा, U आता है 21 पे, 21 में से 2 गया 19 S, और फिर -1 करेगा तो D, और फिर -1 करेगा -2 करेगा तो ये 17 Q, और फिर -1 करेगा तो S, और फिर -2 करेगा तो G, और फिर -1 करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास में N, और फिर -2 करेगा तो ये आपके पास में L आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कि कमी की वजह से क्वासियर कोर नामक विकार उत्पन्न होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासियर कोर नामक विकार उत्पन्न होता है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, तो ये 1963 में किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, फास्फोरस की PO4 होता है भी, फास्फोरस है वो उनकी परमाणुकता क्या होती है, तो परमाणुकता हो जाएगी चतुष्परमाणुक होता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये हो जाता है भी, फास्फोरस का जो एक अणु होता है ना, फास्फोरस का एक अणु होता है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए फास्फोरस को लिखते हैं P और यहाँ पे 4 लगाते हैं भी, यहाँ पे 4 लगाते हैं, तो इसका मतलब P P P और P, यानी फास्फोरस के 4 अणु 4 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या होती है, तो हाइड्रोजन है वो द्विपरमाणुक होता है भी, यानी हाइड्रोजन अपन H2 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी H कितने हैं, तो 2 H मिलकर के एक हाइड्रोजन बनाते हैं भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की द्विपरमाणुकता होती है,
हीलियम है वो एकल परमाणु को होता है। हीलियम को अपन न तो 2 लगाते हैं, न 1 लगाते हैं, न 3 लगाते हैं, न 4 लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, हीलियम है वो एकल परमाणु है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी टेरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। अब देखो भी लीटर के अंदर पूछा है इसने, तो यहाँ पे इसको लीटर बना लेते हैं। तो ये आपके पास में 1700 ml दूध की खपत करता है प्रतिदिन, तो इसका मतलब 1.7 लीटर दूध की खपत करता है प्रतिदिन। तो यहाँ पे 5 सप्ताह के अंदर, एक दिन के अंदर है वो 1.7 लीटर दूध की खपत करता है। तो 7 दिन के अंदर कितना करेगा, तो यहाँ पे ये आपके पास 7 49 4 7 कम 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। कहने का मतलब 11.9 लीटर दूध है उसकी खपत करेगा एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर। 5 वीक के अंदर बताना है तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, 5 नहीं 45, 4 5 से कम 5 4 9, उसके बाद 5 से कम 5, तो ये आपके पास में एक के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 59.5 लीटर, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो ये गतिज ऊर्जा का यूज करती है, भी गतिज ऊर्जा का यूज करती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और बराबर में ये आपके पास में 49√3 दे रखा है। अब भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास में 49√3 अपॉन में 3 ये जो 4 है वो नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा भी, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भी, 49 है वो 7 के रूप में बाहर आ जाएगा, 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भुजा कितने आ जाएगी, 7 2 14, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। पदार्थ जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। और एक होता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, तो अपचयन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना। हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन ग्रहण करना है वो ऑक्सीजन ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर इसे उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दें। अब यहाँ पे देखो भी हरदीप जगजीत और रोहन ईमानदार है। हरदीप जगजीत और रोहन है वो ईमानदार है। कमल जगजीत और गौरव महत्वाकांक्षी है, और यहाँ पे रोहन जगजीत और कमल है वो मेहनती है। गौरव हरदीप और कमल बुद्धिमान है। अब इसमें बताना भी इनमें से कौन सा न तो महत्वाकांक्षी है और न ही मेहनती है। तो यहाँ पे कमल देखो भी कमल है वो आपका मेहनती है, तो ये कमल नहीं होगा। गौरव देखो गौरव महत्वाकांक्षी है, तो गौरव भी नहीं होगा। और रोहन देखो भी रोहन है ये रहा, और रोहन किस में आ रहा है, मेहनती है, तो ये भी नहीं होगा। हरदीप देखिएगा, हरदीप यहाँ पे है, तो हरदीप है क्या, हरदीप ईमानदार है, तो हरदीप ईमानदार है, और हरदीप है वो बुद्धिमान भी है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी महत्वाकांक्षी और मेहनती के अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन हरदीप तो एक तो ईमानदार और एक बुद्धिमान है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात व वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो वो आपका राइट आंसर होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना भी रोलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था, तो सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस की सेंसरशिप, ये है वो रोलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में अस्तित्व में आई थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है।
कशेरुकी वर्ग का मतलब क्या होता है? कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसके अंदर है वो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो एनालिडा है ना, जो कि केंचुआ आता है एनालिडा वर्ग में, एनालिडा वर्ग के अंदर है वो केंचुआ आता है। तो ये इसमें है वो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बाकी है वो मत्स्य संघ, जिसमें मछली है, कई मछलियों के अंदर है वो हड्डियां पाई जाती है भी। और सरीसृप है जिसमें सांप पाए जाते हैं, सांप है, ये भी क्या है, इसमें भी सरीसृप वर्ग के अंदर भी क्या है, हड्डी पाई जाती है। तो साइक्लोस्टोमेटा है, ये भी कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नहीं आता वो बताना था, तो एनालिडा वर्ग आ जाएगा जिसमें केंचुआ आता है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो पेपर रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उनकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई। इसकी दैनिक बिक्री पर पड़ने वाले शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना आपको। देखो भी 15% है, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। और 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आपके 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कमी कर रहा है। पहले कितनी थी उसकी आय? 20 थी और अब 3 की कमी कर दी, कितनी होगी? 17 होगी। और इस कंडीशन में क्या कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है। तो पहले उसकी आय 4 थी और 1 की वृद्धि होगी तो 5 होगी। अब 20 चौके 80 हो गया और 17 5 85 हो गया। कहने का मतलब टोटल अपन एग्रीगेट देखें तो पहले उसकी आय 80 थी और अब उसकी आय 85 होगी, तो 5 की वृद्धि होगी। कितने के ऊपर हुई है? 80 के ऊपर हुई इंटू 100। तो यहाँ पे 4 से काट दो तो ये हो जाएगा 4 2 8 20 और उसके बाद में 25 चौका 100 और फिर 5 से काट दो 5 चौका 20 और 5 5 25 और 25 के अंदर है वो 4 का भाग लगा दो भी, 4 की 24 बच गया कितना? 1 10, 4 2 8 और 4 5 20 तो 6.25% की वृद्धि। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी विशाल और राधिका एक कमरे में बैठे हैं। विशाल और राधिका है वो, ये वी से विशाल हो गया और ये आर से राधिका हो गई। एक कमरे के अंदर बैठे हैं। विशाल की सास है और राधिका की सास है। विशाल की सास और राधिका की सास जो कि अपनी माँ की इकलौती पुत्री है। अब ये जो किसके लिए आया है? जो पास वाले के लिए आता है, यानी राधिका के लिए आया है। यानी राधिका की सास है वो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है। तो राधिका की जो सास है वो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, ये इकलौती पुत्री है। और यहाँ पे आगे इसने बोला है क्रमशः किसके लिए आया है? यानी विशाल की सास और राधिका की सास के लिए क्रमशः आया है, माँ पुत्री है। तो इसका मतलब हो गया जो विशाल की जो सास है वो माँ है किसकी? राधिका की सास की। ये माँ हो जाएगी राधिका की सास की। अब यहाँ पे इकलौती पुत्री है कौन? राधिका की सास है वो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब विशाल की जो सास है ना वो माँ रहेगी, माँ हो जाएगी किसकी? राधिका की सास की। अब यहाँ पे पूछा क्या इसने? पूछा ये है विशाल का राधिका के साथ में क्या संबंध है? विशाल का राधिका के साथ में क्या संबंध है? अब ये कंडीशन है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा भी। विशाल की सास और राधिका की सास दोनों क्या है? माँ बेटी है। तो यहां से ये जो राधिका है वो क्या लगेगी भी? राधिका है, विशाल है वो राधिका के ससुर लगेगा भी, ससुर लगेगा। ये यहां पे विशाल है, विशाल के बेटे की पत्नी है वो कौन है? राधिका है भी। विशाल के बेटे की पत्नी राधिका है और राधिका विशाल
राधिका के ससुर लगेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ईवीएम का पूरा नाम बताओ। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बेचारी जब वोट पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है वो इसको उछाला जाता है। ठीक है, ईवीएम हैक कर लिया है ना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो 12 घंटे में एक बार, 12 घंटे में एक बार है वो जीपीएस उपग्रह है वो परिक्रमा करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1858 में। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 26 गुना है। अब यहां से अपन एक चीज सीखेंगे भी, एलसीएम है वो उनके महत्तम समावर्त्य का 26 गुना है, तो यहाँ पे एचसीएफ में मान लेता हूं 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भी? एलसीएम 26 हो जाएगा भी, 26 गुना है तो एलसीएम 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से देखो भी, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का योग है वो 729 दे रखा है। हमारे अनुसार इसका योग कितना है? 27 है, तो 27 का मान इसने दे दिया 729। 1 का मान कितना हो जाएगा? 27, 1 का मान 27 आ गया, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ 27 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 26 × 27 में यहाँ पे गुणा नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट काट दूंगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो भी, एक फॉर्मूला मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं भी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भी? एलसीएम इंटू एचसीएफ ये होता है। तो यहां से अगर अपन बात करें भी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या 81 है, दूसरी संख्या को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में ये एलसीएम है आपके पास में 26 × 27, और यहाँ पे एचसीएफ आपके पास में 27, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 81 इसके भाग में आ जाएगा भी, यहाँ पे भाग में आएगा 27 एकम 27, 27 थी 81, 3 एकम 3 और 3 निम 27, और 26 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 234 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस कर दिया। अब देखो भी, आप किसी से 100 रुपए उधार लेते हो ब्याज के ऊपर, अब आप वापस उसका चुकता करते हो, तो आप क्या दे के आते हो? 100 रुपए तो जो आपने उधार लिए थे वो दे के आते हो उसको, और प्लस में आप ब्याज भी लेके आते हो। तो इसका मतलब है भी, आप वापस उसको जमा करवाते हो, वो मिश्र धन करवाते हो। तो यहां पे मैंने मान लिया भी, धन क्या है? x उसने क्या है? उधार लिया था, और वापस वो जमा करवाने के लिए गया, तो वो 6x/5 यानी धनराशि का 6/5 गुना वापस करवा के गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपके पास में अमाउंट हो गया, और ये आपके पास में प्रिंसिपल है। अब आप यहां से SI ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है, यानी 6x/5 माइनस में आपके पास में क्या आ जाएगा? x, तो ये आपके पास में कितना बचेगा अभी? x/5, ये आपके पास में क्या आ गया? तो ये आपके पास में अमाउंट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज ये आ गया, तो अब फॉर्मूला लगा दो दर का। दर ज्ञात करने, तो दर बराबर क्या होता है अभी? दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू समय। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में x/5, ये तो ब्याज है, इंटू 100, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? x है, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है अभी? समय 4 वर्ष है, तो यहाँ पे अपॉन में 4 कर दो, तो x से x काट दो, 500 का 20, 20 से कम b, और b 5 100, तो 5% इसकी क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे इसने बोला है भी, एक पंचभुज के 4 कोणों के मान 70 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री, 95 डिग्री है, तो उस पंचभुज के 5वें कोण का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आंतरिक कोण का मान टोटल कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है n - में 2,
और इंटू 180। ये क्या होता है भी, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n क्या है, तो n है भुजाओं की संख्या, पंचभुजा, तो इसका मतलब 5 भुजाएं हैं, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 18 × 54 यानी 540। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 540 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से इनका योग करके देख लो भी, चारों कोणों का योग तो आपको दे रखा है और 5 कोणों का योग आपके पास में ये है ही, तो टोटल आप जोड़ोगे, इनको जोड़ करके 540 में से माइनस कर देना, 130 आएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, अनुपात 17:21 के प्रत्येक पद में कितने घटाने पर प्राप्त अनुपात है वो 7:9 के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो भी, 17 में से मैंने मान लिया x घटा दिया और 21 में भी मैंने मान लिया x घटा दिया, और बराबर में ये हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। अब यहां से इसका वज्र गुणा करवा दो भी, वज्र गुणा करवाओगे तो 17 का 9 के साथ में 63, 3, 6 और 9 × 9 15, 153 हो गया, माइनस में 9x और बराबर में 7 और 147 और माइनस में ये हो जाएगा 7x। अब इसको 9x को इधर लेके आ जाओ भी, 9x को इधर लेके आओगे तो ये आपके पास में 2x बचेगा, और 147 को दूसरी साइड में लेके जाओगे तो ये आपके पास में 6 बचेगा, यानी 2x बराबर 6 है, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी 2019-20 का। आगे देखो भी, 2011 की जनगणना के मुताबिक तो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो 2011 की जो जनगणना के मुताबिक आपको बताना है भी, 10 मिलियन से, 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 मिलियन से अधिक अगर आबादी है तो उन शहरी पुंजों को अपन मेगा सिटीज के रूप में जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहां पे देखो भी, दो कोणों का योग 155 डिग्री है और उनका जो अंतर है वो π/2 है। तो बड़े कोण का मान रेडियन में आपको ज्ञात करना है। तो रेडियन में कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है डिग्री इंटू π/में 180 डिग्री, π/में 180 डिग्री, ये आपका क्या होता है, रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है। तो यहां से अपन बात करते हैं भी, दोनों कोणों का योग 155 डिग्री है और अंतर आपको π/2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा भी, मैंने एक कोण मान लिया A, दूसरा कोण मान लिया मैंने B, यानी दोनों का जो योग है वो 155 डिग्री है और अंतर यानी A माइनस में B बराबर में π/2, यानी π/2 का मतलब हो गया अभी, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 में 2 का भाग दोगे आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहां से आप A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं, A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़े कोण का मान कब आएगा, जोड़ करके आधा कर दो, एक बार जोड़ करके आधा करोगे तो बड़े कोण का मान आ जाएगा, और घटा करके आधा करोगे तो छोटे कोण का मान आ जाएगा। आपको बड़े कोण का मान ज्ञात करना है तो जोड़ करके आधा कर दो, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाए 5, 9 और 5 14 और ये 245, यानी 2A बराबर 245 आ गया। तो एक का मान आ गया 2 एकम 2 और 2 2 4 और 2 2 4 2 5 10, यानी 122.5 आ जाएगा, 122.5 आ जाएगा। अब इसको रख दो भी, 122.5 डिग्री आया है आपके पास में, इसको आपको बनाना है रेडियन में, तो ये हो जाएगा 122.5 और इंटू π/में 180 डिग्री। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा अभी, 0 लग जाएगा। 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 2 10 बच गया 2, 22, 500 का 20 बच गया 2, 5 5 25 और ये 2 बार कट जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास है 5 का 20, 4 5 9 45 और ये कट जाएगा आपके पास में 5 3 15 और 5 6 30, 36 2 72, तो ये आ जाए 49 पाई। ऊपर क्या है 49 पाई और नीचे 36 2 72, तो ये आ जाए 49 π/72, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, 2 महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, तो दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे दूरी है वो दोनों की समान है। दूरी क्या है, दोनों की समान है। अभी 2 महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटे के स्थान से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, तो इसका मतलब दूरी समान है।
मैंने मान लिया भी वो दोनों है वो x किलोमीटर की दूरी कवर करती है। तो यहाँ पे आपके पास समय दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है। दूरी कितनी है, x है, और ये चाल कितनी है, 6। ये समय आ गया पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन का जो समय है वो ये हो जाएगा भी, दूरी कितनी है, x ही है, और यहाँ पे चाल कितनी है, 8 है। बराबर में ये आ जाएगा 40 मिनट, और इसको घंटे में चेंज करना है तो 60 अपॉन में भाग लगा दो। अब देखो भी, ये पहली कंडीशन का समय है और ये दूसरी कंडीशन का समय है। पहली कंडीशन माइनस में दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में से दूसरी कंडीशन माइनस कर दोगे तो आपके पास में 40 मिनट का अंतर आ जाएगा। 0 से 0 आप काट दो, 2 दूआ 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ जाएगा। अब यहां से आप ऑप्शन के हिसाब से इसको कर सकते हैं, बेटर रहेगा, या फिर आप ऑप्शन के हिसाब से न करो तो यहां से आप एलसीएम ले लो भी। 8 × 48, 8 × 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस में, और 6 8 48, 6x बराबर में 2/3। ये 48 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भी, और 3 से काट दो, 16 × 48, 16 2 32। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 8x में से 6x जाएगा तो 2x बचेगा, और 16 2 32, 2x बराबर में 32। तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा भी। x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी 8 मित्र है, और 8 मित्र PQRSTUV और W केंद्र के विपरीत मुख करके एक वर्ताकार मेज के बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, विपरीत मुख है, तो इसका मतलब 8 हो गए, और उनका दाया बायां है वो चेंज हो जाएगा भी। 8 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे देखो भी, QT के दाईं ओर तीसरा हो जाएगा। अब दायां कौन सा होगा, दायां ये होगा भी, दायां है वो आपका ये होगा, और बायां कौन सा हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे Q है वो T के दाईं ओर तीसरा है, तो T यहाँ पे है, T के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे आपका Q आ जाएगा। तथा P के बाईं ओर दूसरा है। अब ये तथा किसके लिए आया है, तथा पहले वाले के लिए आया है, यानी Q के लिए आया है। Q है वो P के बाईं ओर दूसरा, तो P यहाँ पे है, रख दूं तो बायां ये होगा, पहला और दूसरा आ जाएगा। उसके बाद भी इसने बोला भी U और V के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। एक बार इसको होल्ड पे रखो। V P या T का पड़ोसी नहीं है, P या T का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि T और P का पड़ोसी नहीं है। तो आपके पास में कंडीशन एक ही बची है V की, तो V यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने देखो भाई, पहली कंडीशन में क्या बोला था, U और V के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं, तो U को मैं कहाँ पे बिठाऊं कि बीच में 2 आ जाए, बीच में 2 आ जाए, तो U यहाँ पे नहीं आ सकता, और U है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो दोनों साइडों में 3-3 मित्र आ जाएंगे। U और V के बीच में दो मित्र बैठे, तो इसका मतलब U की कंडीशन एक बची है, U यहाँ पे आएगा भी। U और V के बीच में 2 मित्र आ गए। अब इसने बोला भी W है ना, वो R के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। W R के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पे R यहाँ पे आ जाए, और R का दायां ये होगा, तो पहला और दूसरा W आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब कंडीशन आपके पास में एक सीट बची है, और एक सीट के ऊपर ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा आपका यहाँ पे आ गया। अब इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देख लो भी। अब इसने बोला भी VS के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो S ये रहा, और S का दायां ठीक बगल में V बैठा है भी, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी, लव को ये लिख रहा है, तो यहाँ पे स्वीट को क्या लिखेगा। L आता है 12 पे 12 और 2 14, O आता है 15 पे 15 और 2 17, और V आता है 22 पे 22 और 2 24, E आता है 5 पे 5 और 2 7, यानी प्रत्येक में 2 2 बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 बढ़ा दो, तो S आता है 19 पे 19 और 2 21, और W आता है 23 पे 23 और 2 25, V आ जाएगा, और E आता है 5 पे 5 और 2 7, और 5 और 2 7, और 20 और 2 22, V आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, रवि और मोहन एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में बाइक चलाना शुरू करते हैं। रवि की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, और मोहन की चाल अब 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो 15 मिनट के बाद में दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब ये स्थान मान लो भी, रवि है वो इधर चला गया, ये मान लो, और ये रवि चला गया, और मोहन है वो यहाँ से इधर चला गया, यानी दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। विपरीत दिशा में जाते हैं, तो रवि 80 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, और यहाँ पे मोहन वो 40 किलोमीटर के हिसाब से जाता है। दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। 15 मिनट के बाद में बताना है, 15 मिनट के बाद में बताना, तो यहाँ पे 15 मिनट को घंटे के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो 15 अपॉन में क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे।
60 से भाग दोगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो भी 60 एकम 60, 60 दुए 20, 15 दुए 30, तो 30 किलोमीटर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4 और 6 अंकों से बनी हो, यानी ओनली फॉर 0, 4 और 6 अंक आपको दिए गए हैं। उनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना जरूरी है। अधिक बार कितने भी बार आओ कोई दिक्कत नहीं है, अधिक बार कितने भी बार आ सकते हैं, 4 है वो 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 0, 4 और 6 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहां से अगर अपन देखें तो सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो क्या बन सकती है, तो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी 4, 0, 0, 0, 0 और 6, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, तो सबसे बड़ी संख्या वो 6, 6, 6, 6 और 4 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी यहां पे 0, 4 और 6 एक बार तो आने ही चाहिए संख्या के अंदर। अब आप बोलोगे सर 0, 0, 0, 0 फिर 4 और 6 कर दे तो इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 46 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 6, 4, 6, 6, 6 और 6 और 4 10, तो ये इसका योग हो जाएगा। योग ही ज्ञात करना था, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है शब्द युग्म के अंदर, जैसे कि पैसा है, पैसे से मिलकर के रुपया बनता है, इसी प्रकार से किलोग्राम से मिलकर के क्या बनता है, क्विंटल बनता है। यानी कहने का मतलब ये है भी रुपया का छोटा रूप है वो पैसा हो गया, तो उसी प्रकार से क्विंटल का छोटा रूप है वो क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, जैसे जल जैसे जाइलम, तो जाइलम है वो जल का परिवहन करता है, और जल का जो दिशा होती है, परिवहन की जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है। जल के परिवहन की दिशा क्या होती है, एक दिशीय यानी एक ही दिशा के अंदर होता है, जड़ों से ऊपर की ओर, जड़ों से ऊपर की ओर एक ही दिशा में होता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं हो सकता। ठीक है, और फ्लोएम है वो फल का परिवहन करता है, या फिर अपन कह सकते हैं भी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। अभी इनकी जो गति होती है ना वो द्विदिशीय होती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दोनों दिशाओं में गति होती है किसकी, खाद्य पदार्थों की। लेकिन जल की एक दिशीय गति होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 8 सैनिक है, ABCDEFGH उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, और इसमें बताना भी DA के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो D है वो A के दाईं ओर, तो A यहाँ पे बिठा देते हैं, और A के दाईं ओर तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर D है, तथा C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब ये तथा किसके लिए आया है, ये पहले वाले यानी D के लिए आया है, तो D है वो C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो C यहाँ पे आ गया और पहला और दूसरा D आ जाएगा। D तथा E के बीच केवल 3 सैनिक बैठे हैं, D और E के बीच में 3 सैनिक बैठे हैं, तो मैं E को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1, 2 और 3 आ जाएगा, और इधर भी बिठा सकते हैं, लेकिन एक बार इसको यहाँ पे रख के देखते हैं। तो टोटल कैंडिडेट आपके पास में कितने हो गए, 7 हो गए। अब उसके बाद में इसने बोला भी E और F के बीच में केवल 2 सैनिक है, तो E और F के बीच में 2 सैनिक है, तो मैं F को यहाँ पे बिठा दूं, तो 1 और 2 ये 2 सैनिक आ जाएंगे E और F के बीच में। F B के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो B को मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, तो B का बायां ये होगा, तो पहला और दूसरा F बैठा है। उसके बाद में A G का पड़ोसी है, A है ना वो G का पड़ोसी है, तो इसका मतलब G आपका यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में H D के दाईं ओर बैठा है, तो H है वो D के दाईं ओर बैठा है, तो D का दायां कौन सा होगा, ये होगा, तो D के दाईं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा भी H और G के बीच में कितने सैनिक बैठे हैं, तो G ये रहा आपका और H ये रहा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बीच में 4 सैनिक बैठे हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी कला है ये बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 2 धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको 36 दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर आपको 5 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करो, ऑप्शन के हिसाब से करें ज्यादा बेटर रहेगा।
अब देखो भी दोनों संख्याओं का अंतर 5, इसका भी अंतर है वो 5 है, इनका अंतर 4 है तो ये नहीं होगा, और इनका अंतर 4 है ये भी नहीं होगा, और इनका अंतर है वो 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ही आपके पास में एक ही बचा है जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक नंबर ऑप्शन 9 चौका 36 मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 आ रहा है, और बीच का जो अंतर है वो 5 है, तो एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी भारत की पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1953 में चली थी, ये बॉम्बे टू ठाणे चली थी भी, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी एक महिला का परिचय करवाते हुए रमन, एक महिला का परिचय करवाते हुए ये महिला है और ये रमन भाई साहब है। रमन ने कहा वह मेरे दादाजी की, वह मेरे दादाजी की, ये इसकी दादा रमन का दादाजी है, दादाजी की बहू, दादाजी की बहू की बहू है। अब दादाजी की बहू कौन हो जाएगी भी, तो दादाजी की बहू है वो एक प्रकार से बेटे की, बेटे की पत्नी दादाजी की बहू लगेगी भी, ठीक है, बेटे की पत्नी बहू हो जाएगी, और उसकी बहू, और उसकी बहू इसका मतलब क्या हो गया, रमन की बहू हो जाएगी भी दादाजी की पत्नी, या फिर एक प्रकार से दादाजी की पत्नी यानी रमन की दादी होगी। लेकिन इसने यहां पे बोला है भी वह मेरे दादाजी की बहू है, तो इसका मतलब हो गया भी दादाजी की बहू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भी रमन के पिताजी की या फिर रमन की माँ, और रमन की माँ की बहू, इसका मतलब रमन की पत्नी। तो यहाँ पे उस महिला का रमन के साथ में क्या संबंध है, तो ये एक प्रकार से भाई की पत्नी हो जाएगी, या फिर उस रमन की खुद की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पे रमन की खुद की पत्नी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब उसकी भाई की पत्नी है फिर। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति है वो बंगाल में हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात दे रखा है आपको वो 16:9 दे रखा है, उनके परिमापों का क्रम से अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा इसमें कितनी आ जाएगी, तो भुजा इसमें 4 और 3 आ जाएगी भी, यानी ये क्षेत्रफल दे रखा है भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 4, भुजा स्क्वायर बराबर 9, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 3, तो यहाँ पे 4 और 3 आ जाएगी। अब उनका परिमाप क्रम से क्या होगा, तो परिमाप आप क्या समझते हैं, परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब इसको भी 4 से गुणा करोगे और इसको भी 4 से गुणा करोगे, अनुपात है तो 4 से 4 कट जाना है, तो रहेगा क्या 4:3 नहीं रहेगा, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी यहाँ पे बताना है भी एक व्यक्ति को 3 द्रव 420 लीटर, 475 लीटर और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतल में एक प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए, और इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो यहां से 420, 475 और 495, अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। अभी HCF ज्ञात करना पड़ेगा, तो HCF ज्ञात करोगे तो यहाँ पे एक तो आप क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करके HCF ज्ञात कर सकते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ से 420, 475 और 495 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है भी वो 5 लीटर की बोतल होगी, 5 लीटर की बोतल होगी तो 420 लीटर द्रव्य है, 420 लीटर द्रव्य है, 5 लीटर की बोतल में भरना है, तो कितनी बोतलें भरी जाएगी, तो यहाँ पे 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 5 8 40 और 5 के 20 यानी 84 बोतल आ जाएगी। यानी 420 लीटर जो द्रव है वो 5-5 लीटर की 84 बोतलों के अंदर आ जाएगा। इट्स ओके। उसके बाद यहां से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 4 नीम 45, 5 के 5 नीम 45, बच गया कितना 2 25, 5 5 25, तो ये 95 बोतल आ जाएगी इसकी। और यहाँ पे 5 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 5 नीम 45, बच गया कितना भी, और 5 नीम 45, तो आपके पास में 99 बोतल। तो 84, 95 और 99 टोटल बोतलों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे आप 5 और 4 9 9 18 1, और उसके बाद 9 9 18 और 9 27, तो 278 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इस भुजा से
त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के मैंने मान लिया भी इस भुजा की जो लंबाई है वो 5 है और इसी से इसकी जो लंबाई जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, इसने 6 दे रखी है। तो आपको पता है भी जब त्रिभुज का आधार दे दिया जाए और ऊंचाई दे दी जाए तो फॉर्मूला लगाना आपको 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 5 15, सॉरी 15 सेंटीमीटर है, अभी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 15 से गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 15 × 45। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। देखो भी डी से 2 बढ़ा दिया, डी आता 4 पे 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 पे आ जाएगा एल। उसके बाद में आ जाएगा 11, 11 और में से 1 गया 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 पे आ जाएगा जी। इसी प्रकार से एम आता है 13, 13 पे 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, तो 22 और 3 25 और 25 पे आ जाएगा आपका वाई, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है और एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री कोण होता है भी, तो ये होता है भी 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाता है। 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 अपॉन में 24 भी एक धुरी के ऊपर घूमती है, तो इसका मतलब यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे वापस आ गई तो एक सर्कल पूरा कर दिया, तो इसका मतलब 360 डिग्री हो गया। तो 1 घंटे में 360 अपॉन में 24, तो यहाँ पे 5 घंटे 24 मिनट के अंदर, तो 5 सही 24/60 यानी 24 मिनट है, इसको मैंने घंटे में चेंज कर लिया, 24/60 आ गया। अब इसको आप काट दो 6 से, तो ये आपके पास में कट जाएगा 4 और ये आपके पास में 10 बार कट जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5 सही 2/5, 5 5 25 और ये 27/5 आ गया। 27/5 घंटे आ गए। अब 27/5 घंटे के अंदर कितना कवर करेगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 24 से काटोगे तो ये 24 से कट जाएगा आपका 24 से कम 24, या फिर आप इसको 6 से काट दो, 6 चौका 24 और ये हो जाएगा 6 छक्का 36 60 और उसके बाद में 5 चौका 20, 20 से कम 20, 20 तिया 60 और 27 तिया कितना होता है अभी, 27 तिया 81 होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 81 डिग्री, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा। अब Q आता है 17 पे, 17 में से 2 गया 19, S में से 17 और 2 19, 19 और 2 21, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितने आ जाएंगे भाई, 23 और 2 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा और 25 पे क्या आता है आपका Y आता है, तो Y आ जाएगा। उसके बाद में R आता है 18, 18 में से आपने 2 घटा दिया 16, 16 में से आपने 3 घटा दिया और अब कितना घटाएगा अभी, पहले 2 घटाया फिर 3 घटाया फिर 4 घटाएगा, अब 4 घटाएगा तो 13 में से 4 गया तो 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, जो कि आपका राइट आंसर हो 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने सब्जी फलों और फूलों जैसे सब्जियां फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कहने का मतलब ये है भी सब्जियां हैं, फल है, फूल है, उन जैसी फसलों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण है वो किसका स्वागत करने हेतु करवाया गया था, तो किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है वो जनसांख्यिकी है, ये आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। बाकी विपणन संबंधी भूगोल है, पर्यटन संबंधी भूगोल है और संसाधन संबंधी भूगोल है, ये आपके आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। लेकिन जनसंख्या की जनगणना है वो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि cos 2 थीटा बराबर 1/2 है तो साइन 75 डिग्री
माइनस में थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से देखें तो अपन बात करते हैं भी कोस की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, तो आप बोलोगे सर कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से कोस 2 थीटा बराबर में इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल कर दो, 2 थीटा बराबर में आपके पास में 60 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान आपके पास में कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो इसमें रख दो भी, यहाँ से रखोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, साइन 75 माइनस में 30, साइन 75 माइनस में 30 तो ये साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मंगल मिशन के पश्चात भारत किस अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना बना रहा है, तो ये शुक्र के ऊपर, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है, तो वो आपका राइट आंसर होगा WTO, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। टारगेट ऐप एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगी। और टेस्ट सीरीज भी आपको है वो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टारगेट ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो भी चावल की एक किस्म के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और एक आदमी को 630 रुपए में उसी किस्म के चावल की उससे 3 kg कम मात्रा मिलती है, यानी 630 रुपए में उसी किस्म के चावल की उससे 3 kg कम मात्रा मिलती है, जितना उसे पुराना मूल्य पर मिलता है। चावल की उस किस्म का पुराना मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो भी 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, b1 कम b 5 100। अब ये जो नीचे वाली जो संख्या है ना, ये जो आपकी नीचे वाली जो संख्या है वो किसको दर्शाएगी, वो आपका नया मूल्य बताएगी। और यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लगा करके, और कमी हो रही है तो कमी लगा करके। वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 6 और 6 होगा, ये क्या बताएगा, ये आपका पुराना मूल्य बताएगा। अब 630 रुपए में 3 kg चावल कम खरीद रहा है, तो एक प्रकार से 3 kg चावल 630 रुपए में कम खरीद रहा है, तो यहाँ पे 1 kg चावल का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो 0 से 3 दुआ 6, 3 एकम 3 और 210 आ गया। अब यहाँ पे 210 के अंदर है, वो आपको अगर नया मूल्य पूछे तो 5 का भाग लगा दो, पुराना मूल्य पूछे तो 6 का भाग लगा दो, तो मैं डायरेक्ट 6 का भाग लगा दूं, तो ये जो 6 3 18 बच गया, 3 30 6 5 30, तो ये 35 रुपये आ जाएगा। और नया मूल्य पूछता तो यहाँ पे 5 का भाग लगा देते तो ये 42 आ जाता नया मूल्य। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये 1920 के अंदर शुरू हुआ था, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था, तो ये मार्लो मिंटो सुधार प्रस्ताव दिया था, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आयत की भुजाएं क्रमशः 49 मीटर और 35 मीटर दे रखी है और इस आयत में 7 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार बेड रखे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां पे अपन बात करते हैं भी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आयत का, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया अपॉन में वर्ग का एरिया, अपॉन में क्या आ जाएगा भी, वर्ग का एरिया, और बराबर में आपके पास में क्या आता है, संख्या आती है भी, बराबर में आपके पास में संख्या आती है। तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा, 49 × 35, और यहाँ पे वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7 × 7, 7 से ये 7 बार कट गया, 7 से ये 5 बार कट गया,
और ये आपके पास में 35 हो जाएगा, 7 5 35, तो ये कितनी संख्या आ जाएगी, 35 बेड रखे जा सकते हैं वर्गाकार, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो भी, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना ये है भी कौन निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है, ये आपको बताना है। तार्किक रूप से पालन कौन सा करता है ये बताइएगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें भी इसके अंदर है, वो पहले डायग्राम बना लेते हैं। कुछ चील पक्षी है, कुछ जो आपके चील है वो क्या है भी पक्षी है, तो चील आ जाएगा, ये लो चील, और कुछ चील पक्षी हैं, तो ये लो आपका पक्षी वाला आ गया, पक्षी। उसके बाद इसने बोला भी सभी पक्षी काले हैं, सारे के सारे जो आपके पक्षी हैं वो क्या आ जाएंगे भी, काले हो जाएंगे, तो ये लो काले आ जाएगा, सारे पक्षी काले हैं। उसके बाद में इसने बोला है भी कुछ काले पक्षी चील हैं, कुछ जो आपके काले पक्षी हैं वो चील हैं, तो कुछ काले जो, यानी तीनों कॉमन आने चाहिए, काले और पक्षी और चील, तो तीनों कॉमन आ रहा है, जो कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वो काले पक्षी हैं जो कि चील है, बिल्कुल सही बात है। अभी पहला डायग्राम, पहला जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही आ रहा है इसके अंदर, कुछ जो काले पक्षी चील हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ काली चीजें चील है, कुछ जो काली चीजें हैं वो चील है, ये अपन बता सकते हैं क्या, तो ये अपन नहीं कह सकते भी कुछ काली चीजें हैं वो चील है या नहीं है। लेकिन एक प्रकार से अपन ये बोलें भी इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, तो ये तो आपका चील का आ गया, ये तो आपका चील का आ गया, और ये आपका है वो पक्षी का आ गया, और यहां से इसको इस प्रकार से सारे के सारे पक्षी है वो आपके काले के अंदर आने चाहिए, तो इस प्रकार से भी आ सकता है, सारे के सारे पक्षी है वो काले के अंदर आ गए, तो ये आपका ब्लैक के अंदर आ गया। तो ये जो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं ये क्या है, ये आपका है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो काली है और वो क्या है चील के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे सही हो रहा है भी, यानी इस डायग्राम को इस प्रकार से नया बना करके अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें सही हो रहा है। यानी दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है ना वो इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं, पहला और दूसरा। लेकिन इसने माना ओनली फॉर क्या है, ओनली फॉर केवल सेकंड निष्कर्ष है वो पालन कर रहा है, जो कि गलत है। दोनों के दोनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से 4 नंबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी x अनुपात y का अनुपात है वो 4:5 है, y अनुपात z का अनुपात 5:7 है, और z अनुपात w का जो रेशियो है वो 7:9 है। तो आपको x अनुपात w का मान बताना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में x रेशियो y, और फिर आ जाएगा y रेशियो z, और फिर हो जाएगा z रेशियो w। अब यहां से इस प्रकार से चलेगा, ये इस प्रकार से, और उसके बाद में इसको इस प्रकार से इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा 4:5, और फिर आ जाएगा 5:7, और फिर आ जाएगा 7:9। आई एम राइट, यानी 4:5 है, फिर 5:7 है, और फिर ये आ जाएगा 7:9। अब यहां से थोड़ा सा अगर आप देखो ना, तो देखो भी यहाँ पे y का अनुपात कितना है 5 है, और यहाँ पे भी y का अनुपात कितना है 5 है, और यहाँ पे z का अनुपात कितना है भी, यहाँ पे z का अनुपात 7 है, और यहाँ पे भी z का अनुपात 7 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट है वो x रेशियो w लिख सकते हैं। x का रेशियो कितना है 4 है, और w का रेशियो कितना है 9 है, तो ये 4:9 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान होना चाहिए, y जो 2 बार आ रहा है y दोनों बार है वो समान अनुपात है, और यहाँ पे z भी 2 बार आ रहा है और दोनों बार है वो उनका अनुपात समान है, ये समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो आप इस कंडीशन में इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भी, ठीक है। आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करवा देना तो भी आपका सेम आएगा, तो भी आपका आंसर है वो सेम आएगा। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं भी, स्तूप है वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, तो बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र, इन दोनों की जो स्थापना है वो आपकी रूस के सहयोग से की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 29 है और उनके लघुत्तम समावर्त्य के दो अन्य गुणनखंड 13 और 17 है। तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे अक्षेप कितना है, तो अक्षेप आपके पास में 29 है। अक्षेप आपके पास में क्या है भी 29 है, दोनों के अंदर कॉमन आएगा भी 29। तो उसके बाद में इसने बोला है भी उसके लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य एलसीएम आपके पास में एलसीएम के दो गुणनखंड दे दिए, एक तो 13 दे दिया और एक 17 दे दिया, ये दो गुणनखंड दे दिए। तो इनमें से दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो सबसे छोटी संख्या जो पॉसिबल हो सकती है वो ये हो सकती है भी 29, तो दोनों के अंदर कॉमन आएगा भी। अक्षेप क्या होता है, अक्षेप होता है दोनों के अंदर कॉमन आना, भी दो संख्याएं हैं उन दोनों के अंदर 29 तो आएगा ही आएगा। तो यानी कहने का मतलब 29 तो आएगा ही आएगा। अब छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे 13 यानी 13 का मल्टीप्लाई करवा दो, गुणनखंड 13 है तो इसका 13 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपकी छोटी संख्या होगी। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है, बड़ी संख्या पूछता है तो 29 तो उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन अगर 17 से आप गुणा करवा के देखते हो, वो अगर आपके पास में ऑप्शन में है तो ठीक है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा एडवांस में अगर आप चलोगे तो यहाँ पे 13 का भी साथ में मल्टीप्लाई करवा लेना भी, यानी ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या आपके पास में ये आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या आपके पास में ये पॉसिबल है, जो कि आपका 377 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 1 से 30 तक आने वाली सभी 3 से विभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, तो कौन सा संख्या सातवें नीचे से सातवें नंबर पर आएगी। तो देखो भी एक तो आपका 30 ही है और उसके बाद में 3 का मल्टीपल लिख दो, तो 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और उसके बाद में 21 के बाद में 24 और उसके बाद में 24 के बाद में आपके पास में हो जाएगा 27 और फिर 30 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या था, नीचे से देखना था, और नीचे से कौन सा स्थान नीचे से सातवां होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां पूछा तो 21 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है, तो ये ओडिशा के अंदर स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना था भी एक साइकिल चालक एक निश्चित दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है, वह पहली आधी दूरी 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और दूसरी आधी दूरी है वो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो दूरी ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर मैंने मान लिया अभी पहली आधी दूरी और दूसरी आधी दूरी, पहली आधी दूरी x है और दूसरी भी आधी दूरी x ही होगी, दूरी क्या है समान है, उसकी पहली आधी दूरी है वो 6 घंटे में और उसके बाद में आगे वाली जो आधी दूरी है वो 7 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा, और टोटल जो समय लगता है वो 13 घंटे लगता है। तो यहां से अगर अपन बात करें भी ये आपके पास में क्या आ गया, समय आ गया, दूरी बराबर दूरी बटा चाल समय होता है, और ये दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, समय आ गया। ये पहली कंडीशन में समय लगा और ये दूसरी कंडीशन में समय लगा, और ये इन टोटल जो समय लगा अपना योग कर दो, टोटल जो समय लगा वो कितना लगा, 13 घंटे लगा। अब यहां से अगर आप एलसीएम लेकर करते हो इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भी आपके पास में, एलसीएम है वो 42 आ जाएगा। तो ये जो 6x प्लस में ये आपके पास में 7x और बराबर में ये 13 आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे भाग में है, ये भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में कितना, 7 और 6 13 x बराबर में ये 13 × 42 है, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। 13 से 13 काट दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, x का मान 42 आ जाएगा। अब ये भी दूरी 42 है और ये भी दूरी 42 है, टोटल दूरी आपको पूछिए तो 42 और 42 कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, तो आपका राइट आंसर कपिल देव, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ के अंदर दे क्या रखा है, दिए गए
बार ग्राफ में 4 वर्षों 2015 से 2018 के दौरान कंपनी का उत्पाद लाखों में और बिक्री दर्शाई गई है करोड़ों में, तो बार ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे ये है, किस वर्ष में प्रति इकाई मूल्य 250 था। प्रति इकाई मूल्य 250 था, तो इसका मतलब क्या है, भी प्रोडक्ट इन लाख यूनिट और सेल इन करोड़। तो यहाँ पे 2018 की देख लेते हैं अपन। तो कहने का मतलब ये है भी प्रोडक्ट है वो बनाए कितने गए थे, तो 2 लाख प्रोडक्ट बनाए गए थे भी, 2 लाख प्रोडक्ट बनाए गए थे और 5 करोड़ प्रोडक्ट है वो उनकी क्या हो गई, सेल हो गई, यानी वे बिक गए। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 2 लाख। अब यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, किस वर्ष में प्रति वर्ष इकाई मूल्य 250 रुपये था। तो मूल्य 250 रुपये कब होगा, जितने प्रोडक्ट है उसका भाग लगा दो टोटल सेल के अंदर, टोटल सेल के अंदर भाग लगाओगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, भी इकाई मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपके पास में 2 लाख बनाए गए थे और उनकी सेल हो गई है, वो कितनी हो गई है, 5 करोड़ की हो गई है। तो टोटल रुपए अपने पास में 5 करोड़ आ गए। तो यहां से आप क्या है, 2 लाख का भाग लगा दोगे तो 5 जीरो से 5 जीरो काट दोगे आप, तो ये कट गया, और फिर 2 से काटोगे 500 को तो 250, तो आपके पास में मूल्य कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, जो कि 250 आ रहा है 2018 के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे बताना है, ये रहा क्वेश्चन। 2017 में यदि 2017 में वस्तु 2016 के समान मूल्य पर बेची गई थी तो 2017 में कुल बिक्री कितनी रही, ये आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे 2016 की अगर मैं बात करूँ भी, 2016 के समान मूल्य पर बेची गई तो 2016 के अंदर है वो 250 वस्तुएं थी और वो 350 रुपये में बेची गई। 250 लाख वस्तुएं थी, 250 लाख या फिर यहाँ पे 2,50,000 वस्तुएं थी और 3 करोड़ 50 लाख रुपए में बेची गई, यानी ये करोड़ों के अंदर है और ये आपका है वो लाख में है। तो अपन डायरेक्ट ये बोल सकते हैं भी 250 वस्तुएं हैं, 250 वस्तुओं का उत्पादन हुआ और 350 की बेची गई। अब इसके अंदर 350 में से 250 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास में एक वस्तु का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य आ जाएगा एक प्रकार से, यानी 1.4। उसके बाद में यहाँ पे इसने क्या बोला, तो 2017 में कुल बिक्री कितनी रही। तो 2017 के अंदर है वो 150 रुपये, 150 वस्तुओं की यहाँ पे प्रोडक्ट वस्तुएं कितनी है 2017 के अंदर 150 वस्तुएं हैं। अब प्रत्येक को 1.4 पे बेचता है तो 150 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचेगा, तो इंटू 150 कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी सड़कों पर किए गए व्यय के संगत वर्तखंड द्वारा निर्मित केंद्र कोण का लगभग मान कितना होगा। यानी 100% के बराबर है वो एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना कितना है, तो रोड का बताना है। रोड के पर किए गए व्यय के संगत कोण, तो रोड के ऊपर है वो रोड वाला कौन सा है, 9.72 है। अब 3.6 का गुणा करवाना है 9.72 के साथ में, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, 34.992 आ जाएगा, 34.992, जो कि लगभग में मान ज्ञात करना तो 35 आ जाएगा भाई। लगभग में मान कितना आ जाएगा, 35, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर यहाँ पे बताना है बी, यदि दूध उत्पादों पर किए गए व्यय और अन्य मदों पर किए गए व्यय का अंतर है वो 7.2 मिलियन है, तो कुल बजट मिलियन आपको ज्ञात करना है। तो अन्य का कहाँ पे है भी, अन्य ये रहा आपका 19% अन्य है, और दुग्ध यानी मिल्क कहाँ पे है, तो मिल्क आपका डेयरी ये रहा, तो डेयरी है वो आपका 7% है।
19 और 7 का जो रेशियो आपको अंतर दे रखा है 12 का, बराबर में 7.2 का अंतर दे रखा है। हमारे अनुसार दोनों के बीच में 12% का अंतर है, लेकिन वो बोल रहा है 7.2 मिलियन का अंतर है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 7.2 अपॉन में 12 आपको ज्ञात करना है 100 का कुल बजट, यानी 100 के बराबर, 100% के बराबर। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छिक्का 72, पॉइंट से आ जाएगा, पॉइंट से को 100 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 60, कितना आ जाएगा भाई, 60 मिलियन आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताया गया है भी वर्त है वो शिक्षा को, वर्त ये शिक्षा को दर्शाता है, ये शिक्षा या फिर शिक्षित को दर्शाता है ये। उसके बाद में त्रिभुज है वो शहर को, ये त्रिभुज शहर को दर्शाता है। और उसके बाद में वर्ग है वो मेहनती को दर्शाता है, ये मेहनती को दर्शाता है। और उसके बाद में आयत है वो ईमानदार को दर्शाता है, ये आपका ईमानदार हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है कौन सा क्षेत्र। अब इसके अंदर देखो भी कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित, अशिक्षित का मतलब हो गया भी इसमें यानी वर्त के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। शहरी का मतलब कहने का मतलब ये भी त्रिभुज और वर्त के अंदर नहीं आना चाहिए, त्रिभुज और वर्त के अंदर नहीं आना चाहिए। तो आपकी ओनली फॉर एक ही संख्या है जो कि एक ही अक्षर है डी, जो कि आपका वर्ग और आयत के अंदर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। पेंसिल, स्टेशनरी और नोटबुक दोनों के दोनों है वो स्टेशनरी की वस्तुएं हैं, और पेंसिल अलग हो जाएगा और आपका नोटबुक है वो अलग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, 18 का 1 के साथ में तो ये 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 32, 32 और 18 50 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 15 5 75 और 6 3 18, 75 में 18 जोड़ोगे 93 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 5 35 और 9 7 9 6 54, तो 35 में 54 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 93 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रश्न के हिसाब से संबंध में पोस्ट करता है कौन सा। तो प्रश्न क्या है, क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तर्क क्या है, हाँ वे बेरोजगारी के बोझ को कम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ वे देश के विकास में योगदान देंगे, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों जो आपके तर्क हैं वो पुष्टि कर रहे हैं, एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इसके अंदर आपको कथन दे रखा है। कथन ये है भी रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। अब रुझान में परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए एक अत्यंत चिंता का विषय है। अब निर्णय क्या लिया जाना चाहिए, तो उत्पाद का मूल्य कम किया जाना चाहिए, उत्पाद का जो मूल्य है वो कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। भी रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। अब गिरावट होगी तो इसमें निर्णय ये लिया जाना चाहिए क्या, भी मूल्य कम कर दो और उसकी गुणवत्ता में सुधार कर दो। उसकी वजह आप ये करो भी कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा पर अध्ययन करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर गुणवत्ता में सुधार करोगे और यहाँ पे मूल्य कम करोगे तो इसमें बचत कम आएगी, बचत कम होगी तो यहाँ पे कंपनी के लिए क्या है, कहीं ना कहीं लॉस का ये कारण बन सकता है। तो ये निर्णय तो अपन नहीं ले सकते, लेकिन कंपनी को ग्राहकों की पसंद, भी ग्राहक किसको पसंद करते हैं आप उसी को बना दो, और बाजार में मौजूद जो प्रतिस्पर्धा चल रही है भी कौन सा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक्री में आ रहा है तो वो प्रोडक्ट है वो कंपनी को बनाना चाहिए। तो सेकंड निर्णय है वो बिल्कुल सही बात है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। तो यहाँ पे कीबोर्ड है वो क्या है, असंगत है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। बाकी मदरबोर्ड है, CD रोम है और हार्ड डिस्क है, ये आपके क्या है, हार्डवेयर है, एक प्रकार से इसको छू सकते हैं, ये आपके आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
कुछ ब्रश बल्ले हैं, कुछ जो आपके ब्रश हैं वो क्या है भी, तो ये रहे आपके ब्रश और ये आपके बी से बल्ले हो जाएंगे, और कुछ बल्ले गेंद है, कुछ जो आपके बी से बल्ले हैं वो क्या है, जी से गेंद हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ ब्रश गेंद है, कुछ जो आपके बी से ब्रश है वो गेंद है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ ब्रश नहीं, कुछ ब्रश गेंद नहीं, ये भी ब्रश वाला तो ये है, ब्रश गेंद नहीं हो सकता। और कुछ ब्रश गेंद नहीं है, कुछ ब्रश गेंद है और कुछ ब्रश गेंद नहीं है। अब इसके अंदर देखो भी ब्रश और गेंद वाला आपस में काट ही नहीं रहा, तो दोनों के दोनों गलत करो भी। कुछ ब्रश गेंद है नहीं है और कुछ ब्रश गेंद नहीं है, तो इसका नीचे वाले का ऑप्शन, नीचे वाले का मतलब क्या है भी, कुछ ब्रश गेंद नहीं है, तो इसका मतलब हो गया भी कुछ नहीं है और तो कुछ है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, दिन का रात के साथ में वही संबंध है, विलोम है। दिन का विलोम रात हो गया तो ठंड का विलोम है वो गर्म हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है के 18, के का मतलब है भाग 3, और क्यू का अर्थ है जोड़, और जे का अर्थ है गुणा, 2 का टी का अर्थ है घटाना 5। उसके बाद में आप देखो भी 6 बार कट गया, 6 बार कट गया भी यहाँ से, यानी 3 एकम 3 और 3 6 18, 6 बार कट गया, और 4 2 8, 8 और 6 14, और 14 में से आप 5 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने ओ डबल एफ, अभी यहां पे OFFICE ऑफिस को क्या लिखा है इसने, FFOECI लिख दिया। कहने का मतलब क्रॉस कोडिंग चल रही है, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको, ई को लिखा सी को लिखा और आई को, तो यहाँ पे भी क्रॉस कोडिंग करवा दो 3 में, पहले आएगा आर, फिर आएगा आई, और फिर आएगा सी, फिर आएगा एल ई, और फिर आएगा एल, और फिर आएगा सी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब पत्ता गोभी, भोजन और सब्जियां, तो सबसे पहले आएगा भोजन, भोजन के अंदर है वो आपकी सब्जी है वो भोजन के अंदर ही आती है, और पत्ता गोभी है वो सब्जी के अंदर आती है, तो यहाँ पे सारे के सारे भोजन के अंदर आ जाएंगे। और इस प्रकार से पहला आपका भोजन आ जाएगा, दूसरा आपका सब्जियां आ जाएगी, और तीसरा है वो आपका क्या आ जाएगी, पत्ता गोभी आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट 135 पेपर मिलेंगे, और ये सारे के सारे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।